किसान भाई बहनों, आज के कार्यक्रम कृषि जगत में हम बातें करने वाले हैं बालिका शिक्षा, लैंगिक समानता और जेंडर शिक्षा के महत्व के बारे में। और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता और झारखंड के पैडमैन नाम से जाने जाने वाले शख्सियत, जो जमशेदपुर में ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड में एक आइकॉन के रूप में जाने जाते हैं। और इनका कार्य क्षेत्र विशेषकर बालिका शिक्षा, लैंगिक समानता और जेंडर शिक्षा को लेकर है। इस क्षेत्र में यह एक महती भूमिका निभाते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों को पहचान कैसे मिले, इस ओर भी ये कार्य करते हैं। तरुण जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। आकाशवाणी के श्रोताओं को नव वर्ष की शुभकामनाएं। तरुण जी, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, पूरे जमशेदपुर में आपका नाम है। तो जब आप फील्ड में निकलते हैं तो एक योद्धा के रूप में जाते हैं या फिर एक सामान्य नागरिक के रूप में जाते हैं? देखिए, समाज में सभी लोगों का अपना दायित्व है। और हम लोग एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सुदूर इलाकों में रहने वाले जो बच्चे हैं, जो समुदाय है, वो अभी मुख्य धारा से किसी न किसी तरीके से पीछे रह जाते हैं। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम उन बच्चों से मिलें, उनके विजन का निर्माण करें, उनकी शिक्षा और जो भी बुनियादी जानकारियां हैं जिससे बच्चों का भविष्य निर्मित हो सकता है। समाज में जो शहरी इलाके और ग्रामीण इलाके में काफी डिफरेंस देखा जाता है, तो उन सब चीजों में थोड़ा समानता है। बच्चे सही तरीके से पढ़ाई करें, भटके नहीं, क्योंकि वो देश का भविष्य है। तो इसलिए आप उसके प्रति आशान्वित भी होते हैं और उनको एक मोटिवेशनल भी देते हैं कि आप इस तरह का कार्य करो। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो आप जब फील्ड में उतरते हैं तो एक योद्धा की बात ही उतरते हैं, कहा जा सकता है। तरुण जी, एक बात और मैं जानना चाहूंगा कि आजकल जो हमारा जो समाज है वो इक्वलिटी में विश्वास करने लगा है, तो आप जेंडर इक्वलिटी को लेकर कितना इसको सही मानते हैं? मतलब कि हमारा समाज सही तरीके से आगे तभी बढ़ सकता है जब बालक बालिका की समानता हो। हम लोग जब नॉर्मल तरीके से देखते हैं तो जो पुरुष हैं, जो लड़के हैं, उन लोगों को किसी भी चीज में ज्यादा रुकावट पर समाज उतना प्रतिबंध नहीं लगाता है। लेकिन जब बालिकाओं की बात आती है तो बालिकाओं के लिए सामान्य शिक्षा भी ग्रहण कर पाना बड़ी बात हो पाती है। और जब ग्रामीण इलाके में जाएं तो और भी ढेर सारी समस्याएं होती है। आप देखेंगे कि काफी सारी बच्चियां जो है हाई स्कूल्स की भी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती है। जो समाज का ताना बाना है उसके कारण कई बच्चियों की पढ़ाई मिडिल स्कूल्स तक भी नहीं हो पाती है। फिर बाल विवाह जैसे और असुरक्षा जैसे मुद्दों से जूझना पड़ता है। और जो हमारा सामाजिक ढांचा है उसमें भी इस तरीके के ढांचे बना करके रखे हुए हैं जहाँ पे ये माना जाता है कि लड़कों का काम अलग है, लड़कियों का काम अलग है। लेकिन जैसे जैसे समाज में शिक्षा का जागरूकता आ रहा है तो अब बालक बालिकाओं के बीच में समानता स्थापित होने की दिशा में अच्छा कदम बढ़ रहा है। बच्चियां भी वो सब काम कर रही हैं जो लड़के करते थे। अच्छा तरुण जी, एक जिज्ञासा मेरे मन में और उठ रही है। जब आपने शुरू में जब काम शुरू किया था इस फील्ड में आने के लिए, और अभी जो आपको एक लंबा अरसा बीत चुका है, तो क्या ड्राफ्ट आप देखते हैं कि कितना विकास का रेखा अभी तक खींचा जा चुका है? लगभग 14-15 साल पहले जब हम लोग स्कूलों में जाते थे तो उस समय हम लोग देखते थे कि काफी सारी समस्याएं थी। जैसे बच्चियां सैनिटरी पैड का उपयोग कम करती थी, बच्चियों को सैनिटरी पैड तक पहुंच थी उनके लिए काफी खास बात थी। लेकिन ग्रामीण विद्यालयों में सैनिटरी पैड उपलब्ध नहीं है। शौचालय भी उतने उपलब्ध नहीं थे। शौचालय की साफ सफाई का मुद्दा तो आज भी है, जिसके चलते बच्चियों को परेशानी उठानी पड़ती है। बच्चियां आगे पढ़ पाएंगी कि नहीं पढ़ पाएंगी, वो सब चीजें भी थी। बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियां बहुत चरम पर थी। लेकिन इतने समय से जो हम लोगों ने कार्य किया और काफी सारे सामाजिक संस्थान, काफी सारे सामाजिक कार्यकर्ता, समाज की जागरूकता, सभी जागरूकता ने मिलकर के समाज में एक ऐसा माहौल बनाया है जिन बच्चियों में प्रतिभा है, जो बच्ची ठान ले रही है तो वो अब वहां तक पहुंच सकती है। अब बच्चियों के लिए थोड़ी मुसीबतें कम होती जा रही है समाज में, ऐसा मान सकते हैं। लेकिन सबसे अहम है बच्चियों की सुरक्षा, और यह तब तक संभव नहीं हो सकता जब हम लोग अपने लड़कों को, बच्चों को ये ना सिखाएं कि महिलाओं के साथ किस तरीके से रहना है, उनका कैसा रिस्पेक्ट करना है, तब जाकर के हमारा समाज उस तरीके से होगा। अच्छा, ये प्रधानमंत्री जी का एक नारा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये नारा बहुत सक्सेसफुल भी रहा था। तो आप इस नारे को अपने जो फील्ड है आपका, उसमें कितना सही मानते हैं, कितना सक्सेस मानते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, काफी
प्रेरणा इससे फैली है समाज में, क्योंकि एक स्लोगन होता है और उसे गवर्नमेंट अपने हर माध्यमों से, प्रचार माध्यमों से, सरकारी कार्यक्रमों के माध्यम से जब बढ़ावा देता है तो उसे समाज में बहुत तेजी से प्रसार होता है जागरूकता का, उत्साह का। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बहुत ही सक्सेसफुल है। तो क्या ग्रामीण लोगों की जो मानसिकता है, रूढ़िवादी जो सोच थी, पुरानी परंपराएं थी बेटी की मान्यताओं को लेकर, क्या वो बदली है? ग्रामीण इलाका क्या क्या, शहरी इलाकों में भी रूढ़ियां तो अभी भी है। और ग्रामीण इलाके चूंकि योजनाओं की पहुंच कम पहुंच पाती है, शिक्षा की भी पहुंच थोड़ी कम होती है, तो रूढ़ियां तो धीरे धीरे कम होगी। लेकिन अब बच्चियां स्कूल आने लगी है, अब 11वीं 12वीं तक भी बच्चियां आसानी से पढ़ रही है। काफी सारे स्कूल्स जहां पर 10वीं तक पढ़ाई होती थी अब उसको बढ़ा दिया गया है, 12वीं तक पढ़ाई होने लगी है। तो बच्चियां 12वीं तक तो पढ़ाई कर रही हैं। तो वही है ना, जब आप बढ़ते जाते हैं और सही शिक्षा मिलती जाती है और उस तरीके का माहौल, सुविधाएं मिलता जाता है तो बच्चियों को काफी आसानी होती है। अच्छा तरुण जी, एक बार मेरे मन में जिज्ञासा हो रही है कि जब आप काम करते हैं तो आप तो पहले शुरुआत जब किए थे तो खुद से किए थे, तो क्या अभी आपको वो सरकारी सहायता या कुछ और अन्य सहायता आपको अपने कार्यों के रूप में मिल पाती है सरकार की ओर से? यही विडंबना है कि सहायता तो अभी नहीं मिल पाती है। अब जो भी सरकारी योजनाएं हैं वो सब चीजें तो बच्चों को मिल पाता है, समुदाय को मिल पाता है। योजनाएं हैं बच्चों के लिए, समुदाय के लिए, हम उन सब चीजों के बारे में बताते हैं बच्चों को ताकि वो लोग उससे जुड़ सके और उसका लाभ मिल पाए। अगर हम लोग कहें तो हम लोग हर अभियान को आगे ले जाने के लिए काफी संघर्ष कर रहे हैं। उस तरीके से कोई सहायता तो अभी हमें नहीं मिल पाती है, लेकिन वो जज्बा है कि जिस तरीके से काम करने की जरूरत है उस तरीके से हम लोग काम कर पाते हैं, तो इस हौसले के कारण वो संभव हो पाता है। और एक बात होता है कि हमारा देश जो है कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से मणिपुर तक, अरुणाचल प्रदेश तक काफी विविधताओं से भरा हुआ है। और जो भी योजनाएं हैं एक ही योजना पूरे देश भर में लागू कर पाने में काफी कठिनाइयां भी है। जैसे हम लोग का झारखंड का ट्राइबल समुदाय है, आप यकीन मानिए कि यहाँ के बच्चे जो स्कूल आ रहे हैं वो पहली पीढ़ी है जो पढ़ाई कर रहे हैं। पहली पीढ़ी है, दूसरी पीढ़ी है। तो योजनाएं कैसे अंतिम तक पहुंचेगी? योजनाओं के लिए सरकार को, प्रशासन को ऐसी व्यवस्था करना चाहिए कि योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पाए, क्योंकि इतनी जागरूकता फैल रही है। प्रयास भी होता है समय समय पर, लेकिन फिर भी काफी लोग अछूते रह जाते हैं। और जो लोगों के पास योजनाएं नहीं पहुंच पा रही है तो कहीं न कहीं उसका अशिक्षा ही है उसका कारण, अशिक्षा और जागरूकता। तो अब बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके माध्यम से ये सब संदेश जा रहा है, तो धीरे धीरे सभी चीजें स्ट्रीमलाइन होगी, यह आशा है। और हम लोग भी अपना गिलहरी प्रयास उसमें कर रहे हैं। और जितने भी कार्यक्रम को सुन रहे हैं, जितने अधिकारी भी सुन रहे हैं, किसान भाई बहन भी सुन रहे हैं, तो उनसे मेरा नम्र आग्रह भी होगा कि वो तरुण जी को हर संभव सहायता पहुंचाने में मदद करे, ताकि वो ग्रामीण जो भावना है, गांव की जो भूमिका है, गांव का जो प्रयास है, उसको वो सशक्त बना सके और उनको गांव की जो प्रतिभा है उसको भी आत्मनिर्भर बना सके। ये मेरा अपील रहेगा सभी से कि तरुण जी को आप सभी कोई मदद करे, सरकारी स्तर पर भी और निजी स्तर पर भी। तरुण जी, एक बात और मेरे मन में है कि भारत जो लोकतंत्र की दृष्टि से बहुत बड़ा देश है और इसमें जो हमारी बालिका जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, खासकर 18 वर्ष की जो बालिका होती है। तो क्या आपने कभी ये चीज महसूस किया है कि जब उनका वोटर कार्ड बन जाता है तो वो कैसे व्यक्ति का चुनाव करे? इसके बारे में क्या आप प्रयास करते हैं? अभी जो 2024 जो पिछले साल है, झारखंड के पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण था। लोकसभा के चुनाव हुए, फिर पिछले 2 महीने पहले ही झारखंड विधानसभा के चुनाव हुए और वोट प्रतिशत काफी बढ़ा है। लेकिन जो फर्स्ट टाइम वोटर है, वोट देने के लिए जागरूकता की जाती है और उनमें भी काफी उत्साह होता है। जिस तरीके से माहौल होता है, जो लोकतंत्र का महापर्व बोला जाता है चुनाव को, तो जिनका पहली बार वोटर कार्ड बनता है उनमें उत्साह रहता है। चुनाव तो अच्छे तरीके से होते हैं, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं उनके चुनाव में कहीं ना कहीं विसंगतियां रही जाती है। तो हम सभी को वैसे जनप्रतिनिधियों का चुनाव करना चाहिए जो पढ़े लिखे हों, समाज के लिए समर्पित हो, भ्रष्टाचार जैसी चीजों से न लिप्त हो और उनके काम करने की शैली ऐसी हो जो हमेशा जनता उनसे संपर्क कर सके। लेकिन चुनाव में ऐसा हो जाता है कि हमें वैसे ही प्रतिनिधियों को चुनना पड़ता है जिसमें लाखों कमियां हो। और हम लोग देखते भी हैं, जब कोई सामाजिक कार्यकर्ता व समाज के लिए समर्पित लोग चुनावों में खड़े होते हैं
तो उनको इतने कम वोट मिलते हैं कि शायद वो चुनाव के रिजल्ट के बाद सोचते होंगे कि हमने समाज के लिए क्या किया। तो यही है मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि लोगों को अपनी मानसिकता बदलनी होगी। केवल पार्टी के भरोसे बदलाव संभव नहीं है, बल्कि जो सामाजिक कार्यकर्ता भी अगर खड़े होते हैं, समाज के निर्माण में जो अपनी भूमिका निभाते हैं, वो अगर खड़े होते हैं तो उनके प्रति भी आपका नजरिया बदलना चाहिए और वोट भी उनको देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि लोकतंत्र ही जो हमारा भारत है सबसे बड़ा लोकतंत्र है विश्व का, और हमारे वोट की कीमत बहुत ज्यादा है। हम लोग थोड़े थोड़े लालच में आकर के अगर हम लोग वोट को दे दे या किसी भुलावे में बहकावे में आकर के, तो हमें 5 वर्ष तक हाथ मलते रहना पड़ेगा। अभी तक जो हुआ वो हुआ, लेकिन अभी हम लोगों को उस तरीके से सजग होगा कि हम लोग जनप्रतिनिधियों तक अपनी बातों को पहुंचाएं, अपनी कमियों को पहुंचाएं, जो भी है उनके साथ संवाद कायम करें और ऐसा माहौल कायम करें कि जनप्रतिनिधि भी हमारे काम को करने के लिए सजग हो। लेकिन पूरा जो देश का बागडोर है हम नागरिकों के हाथ में ही है। बिल्कुल। तो ग्रामीण इलाके में चूंकि वोटिंग को लेकर के काफी वो देखा जाता है, काफी विसंगतियां होता है, उसको ऑन एयर नहीं बोला जा सकता काफी सारी चीजों को, लेकिन शिक्षा जागरूकता जहां जाता है तो वहां पर जनप्रतिनिधियों को काम करना ही पड़ता है। आकाशवाणी के इस प्रसारण के माध्यम से मैं आप लोगों से यही अनुरोध करना चाहूंगा कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें, बच्चियों की पढ़ाई पर भी विशेष ध्यान दें। बच्चियों की शादी कम से कम 21 साल के बाद ही करें, ताकि तब तक वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके और अपने जीवन के निर्णय खुद ले सके। अगर हम कहते हैं ना, बच्चियां अगर पढ़ती हैं तो समाज का बहुत भला होता है, और अगर बच्चियों को हम लोग नहीं पढ़ने देंगे तो महिलाओं के साथ उत्पीड़न है, जो महिलाएं हैं घरों में कितनी हिंसा का शिकार होती है, अपने अपने निर्णय नहीं ले पाती हैं, पितृसत्तात्मक समाज की जो बुराइयां हैं वो उनको आगे बढ़ने नहीं देती हैं। तो अगर हम लोग बच्चियों को पढ़ाएंगे, उन्हें भरपूर मौका देंगे, वो जो कुछ करना चाहती होंगी, जो बनना चाहती होंगी, उसको हम लोग करने का मौका देंगे, तो आप सोच नहीं सकते कि उनकी उड़ान कितनी दूर तक जाएगी। इंदिरा गांधी, कल्पना चावला, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और न जाने कितनी ही प्रेरणाएं हैं, द्रौपदी मुर्मू, जो आपके घर की बच्चियां भी वहां तक पहुंच सकती है, लेकिन हम उनको उड़ान भरने का समय देंगे, उन्हें हौसला देंगे, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। तो छोटी छोटी जो समस्याएं हैं बच्चियों के जीवन में, उनको दूर किया जाए, उनको समर्थन किया जाए। लड़कों को भी उस तरीके से शिक्षा दी जाए कि वो समाज की लड़कियों को किस तरीके से आगे बढ़ाने के लिए काम करें, और लड़कों लड़कियां शिक्षित होंगे, बेहतर तरीके से एक साथ समाज में आगे बढ़ने के लिए आगे आएंगे तो ही बेहतर होगा। एक चीज और कहना चाहेंगे, लड़कों के लिए समाज पूरा खुला है, लेकिन लड़कियों के लिए थोड़ा सा काफी बंदिशें होती हैं। एक उदाहरण के लिए मैं बोलूंगा, जब बच्चियां एडोलेसेंस एज में जाती हैं तो शिक्षा तो अब मिलने लगा है, लेकिन कई सामाजिक कुरीतियां, जैसे एक बहुत सामान्य सा बात कहेंगे कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनका एक काफी बड़ा सर्कल होता है, लड़के लोग मैदानों में खेलते हैं, बाजारों में घूमते हैं, लेकिन लड़कियां जो है वो घरों के कामों में उलझी रहती है, खेल के मैदानों पर वो नहीं जा पाती। जैसे हमारा जो माहवारी स्वच्छता को लेकर के जो अभियान है, जिसके लिए हमें जाना जाता है, तो हमने कई इसमें प्रयास किए। पहला प्रयास, विद्यालय में पैड बैंक बनाया जाए ताकि बच्चियों को नैपकिन मिल पाए, उसमें तो निःशुल्क नैपकिन। उनको फिर हम लोग माहवारी स्वच्छता, जेंडर और महिला स्वास्थ्य के बारे में पूरी तरीके से बताते हैं। उनके माध्यम से ये चीजें, ये जानकारियां उनके घरों में, उनके परिवारों में पहुंचती है कि बच्चियां कैसे माहवारी स्वच्छता को सही तरीके से अपनाकर सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और महिलाओं के जो होने वाली जो नॉर्मल समस्याएं हैं उनसे कैसे बची रह सके। फिर सैनिटरी पैड के डिस्पोजल्स किस तरीके से किया जा सके। एक पैड एक पेड़ अभियान के माध्यम से जो माहवारी स्वच्छता और महिलाओं से जुड़ी हुई जो रूढ़ियां हैं उनको तोड़ते हुए बच्चे कैसे आगे बढ़ रहे हैं। चूंकि लड़कियां माहवारी के समय में इसलिए परेशान होती है क्योंकि हम लड़के लोग जो है सही तरीके से शिक्षित नहीं है कि हम लोगों को कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिससे लड़कियां परेशान होती है, और हम चूंकि लड़के शिक्षित नहीं होते हैं, हमारा व्यवहार उस तरीके से नहीं रहता है, तो लड़कियां परेशान होती है। विद्यालय में आप देखेंगे कि लड़के मजाक उड़ाते हैं जब पीरियड्स वगैरह जब, तो अगर लड़के इस तरीके से शिक्षित हो जाएंगे तो लड़कियों को कोई दिक्कत नहीं होगा। हमें समाज में एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए, अगर किसी बच्ची को सैनिटरी पैड या दवाइयों की जरूरत हो तो अपने भाई को भी, अपने पिता को भी भेज करके मंगा सके, क्योंकि ये तो बस वैसा ही सामान है जैसे हम लोग किराने के दुकान से सामान मांगते हैं। तो हम लोगों ने एक और अभियान शुरू किया था, मिक्स जेंडर क्रिकेट।
इसमें क्या है कि हम लोग लड़के लड़कियां एक साथ एक ही टीम में क्रिकेट खेलते हैं। सबसे हमारे लिए बहुत उत्साह की बात रही कि इस हमारा जो अभियान 2018 से हमने शुरू किया था मिक्स जेंडर क्रिकेट, इसको सचिन तेंदुलकर जी की अभी सराहना मिला था हमें। और इसमें क्या होता है कि लड़कियां खेल के मैदान पर आ पाती हैं और दूसरा लड़के भी लड़कियों के साथ मिल करके मैदान पर खेलने के तौर तरीके सीखते हैं, क्योंकि हम लोग जब मैदान पे जाएंगे लड़कों को खेलते हुए तो उनकी भाषा उस तरीके से नहीं होती जो जहाँ पे कोई भी खड़े होकर के कर सकते। तो इस तरीके से बच्चे लाइफ स्किल सीखते हैं एक साथ मिल करके। तो इस तरीके से जो बच्चे इस तरीके के सर्कल्स में आ जाते हैं वही आगे चल करके बेहतर समाज बुनियाद तैयार करेंगे। तो इसी तरीके से छोटे छोटे कई अभियानों के माध्यम से ग्रामीण इलाके में लड़के लड़कियां को शिक्षित करने के लिए एजुकेशन, हेल्थ, पर्यावरण, एक पेड़ अभियान, मतलब 6-7-8 अभियानों के माध्यम से एक हमारी जंग जारी है ताकि बच्चों को ऐसा तैयार किया जा सके, उनका विजन ऐसा डेवलप हो सके कि वो आने वाले चल करके अपने पूरे गांव समाज की प्रेरणा डेवलपमेंट कर सके। जी। तो किसान भाई बहनों, ये थे तरुण जी जो कि ग्रामीण पृष्ठभूमि पे के काम करते हैं, लड़कियों के लिए काम करते हैं, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं और सबसे बड़ी बात जो सरकारी योजनाएं होती हैं उनको ग्रामीण जनता तक, एक एक तबके तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए भी ये प्रयास करते रहते हैं। तो तरुण जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम समझते हैं कि हमारे ग्रामीण भाई बहन आपकी इस भावना से जरूर रूबरू होंगे। धन्यवाद।